जय हिंद साथियों, आज का जो विषय है वो उनको लेकर है जिसके लिए हमने ये चैनल, जो अपना यूट्यूब चैनल है, ये बनाया, जिसको जगाने के लिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से आवाज़ उठाते हैं और जिसके हम बहुत बड़े फ़ैन हैं। यूथ, नौजवान, भारत देश में 65% नौजवान है, लेकिन वो अपने रोज़गार के मुद्दे को छोड़कर बाकी दुनिया भर के बेफिजूल मुद्दों में उलझा रहता है। उन्हीं को जगाने के लिए हम सोशल मीडिया के माध्यम से एक ज़िम्मेदार नागरिक होने का कर्तव्य निभाते हैं। अभी हाल फिलहाल में जिस दिन राफेल आया, उस दिन 10 करोड़ नौकरी गई हैं इस देश से, और उन नौकरियों के लिए किसी भी नौजवान साथी ने या किसी ने भी आवाज़ नहीं उठाई। और आवाज़ आदमी तब उठाता है, या हम लोग तब उठाएंगे, जब हमको इसके बारे में पता लगेगा। वो नौकरियां जिनकी गई होंगी, सिर्फ उन्हीं को पता है कि हमारी नौकरी गई हैं, बाकी इस देश में किसी को नहीं मालूम। 10 करोड़ नौकरियां साथियों, और खबर सूत्रों के हवाले से दी गई है। आपको एक हम क्लिप दिखाते हैं, वो क्लिप पहले आप देखिए। और अर्थों में भी देखें, वो लोग भी देखें जो इस 10 करोड़ में शामिल हैं, जिनकी नौकरी चले जाने की खबर आज सूत्रों के हवाले से छपी है इकोनॉमिक टाइम्स में। जिनकी नौकरी चली गई है, उनकी बातें सूत्रों के हवाले से छप रही हैं। बताइए, संसदीय समिति के सामने छोटे, लघु और मध्यम उद्योगों के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा है कि कोविड-19 के कारण 10 करोड़ लोगों की नौकरियां खतरे में। सोचिए, इस बात को अगर सारे चैनल रफाल की तरह कवर करते तो कैसा रहता। स्क्रीन पर ऐसी पंक्तियां आती निम्नलिखित उदाहरणों की तरह: क्या 10 करोड़ लोगों की चली जाएगी नौकरी? 10 करोड़ परिवारों पर नौकरी का छा गया संकट। 10 करोड़ नौकरी जाएगी, मचेगा हाहाकार। 10 करोड़ नौकरियों पर संकट से कैसे बचेगा भारत? इसी तरह कोई एंकर इसे फ्लैश करता रहे स्क्रीन पर अपने। देख लीजिए साथियों, 10 करोड़ नौकरी और सारा संकट हम नौजवानों पर है, और हम ट्विटर पर नॉनसेंस मोदी और नॉनसेंस राहुल पर ट्वीट करते रहते हैं। दुनिया भर के बेफिजूल मुद्दों में उलझे रहते हैं और हम अपने हक की बात नहीं करते। भारत का युवा इतना वीर है कि मंदिर मस्जिद के लिए सड़कों पर खून भी बहा देगा, लेकिन अपने रोजगार के मुद्दे पर सरकार से एक सवाल भी नहीं पूछ सकता। ये स्थिति है, और हम यही करते हैं। हमें दुनियादारी के मुद्दों से ज़्यादा मतलब नहीं। मंदिर मस्जिद, हिंदू मुसलमान, इससे हमारा देश कमज़ोर होता है। इससे हमारे देश की वाहवाही नहीं होती, देश मजबूत नहीं होता। नफ़रत फैलाने से देश के अंदर बंटवारा होता है, और जब जब देश बटा है तब तब हमारा देश कमज़ोर हुआ है। और हम जितना प्यार और मोहब्बत से मिलजुल कर रहेंगे, उसी में हम सब की भलाई है। इसलिए जो भी नफ़रत बांटे, उसके खिलाफ़ खड़े हो जाओ, और एक स्वर में उसके खिलाफ़ खड़े होने की ज़रूरत है। अपने मुद्दों के लिए बोलिए। 10 करोड़ नौकरी गई हैं। और एक बात और बता दें आपको, अभी आरआरबी और एनटीपीसी में जो 2 करोड़ के लगभग लोगों ने फॉर्म डाले थे, 500, हज़ार रुपए जिसके गए हैं, जिसके खून पसीने, जिसके पिता के खून पसीने की कमाई जिसको लग भी नहीं रहा, अरे लाखों रुपए उड़ा दिए कोचिंगों में। तब हमने आरआरबी और एनटीपीसी का फॉर्म डाला था। सिर्फ 500 रुपये का, 1000 रुपये का फॉर्म नहीं डाला था, जिसकी वजह से तुम चुप बैठे हो। हज़ारों करोड़ रुपए ये सरकार दबाए बैठी है, और अब तो कह दिया है कि 2 साल तक कोई नौकरी नहीं निकालेंगे। और नौकरी अब निकालेंगे भी क्या? अब निजीकरण कर दिया है दोस्तों, रेलवे का निजीकरण। जो आरआरबी, एनटीपीसी या रेलवे से संबंधित जो भी नौकरियों की तैयारी करते हैं, यार कम से कम एक सवाल तो नरेंद्र मोदी सरकार से पूछ लो।
घर में कोई सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती है तो हम नाराज़गी जताते हैं कि आज दाल नहीं खाएंगे, आज ये भिंडी नहीं खाएंगे, आज तोरई नहीं खाएंगे, आज ये अच्छी नहीं बनी है, वहाँ भी हम विद्रोह कर देते हैं। नरेंद्र मोदी सरकार से प्यार और मोहब्बत से एक सवाल भी नहीं पूछ सकते। ये विरोध नहीं होता, ये अपना हक मांगना होता है। जब वो हमारे पास आए थे, हमसे एक वोट मांगने के लिए कहा था कि हम आपको 2 करोड़ नौकरी देंगे, आप हमें वोट दीजिए। हमने नौकरी दी, हमने वोट दिया, क्या उन्होंने हमें नौकरी दी? किसानों के लिए उन्होंने कहा था कि फसल का दोगुना दाम मिलेगा। उन किसानों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया, क्या किसानों की फसल का दोगुना दाम मिला? किसानों की कर्जा माफ़ी की बात की थी, किसानों ने नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया, किसानों की कर्जा माफ़ी हुई? हम लोग आम हैं, आम नौजवान हैं, आम नागरिक हैं, वो हमसे मांगते हैं, हम दे देते हैं। और आज वो प्रधानमंत्री बने बैठे हैं। नीरव मोदी, अंबानी, अडानी के लाखों करोड़ हज़ार रुपए माफ़ कर देते हैं, और हम किसानों के लिए एक नौकरी, हम लोग दर दर भटकते हैं, मरते हैं, फांसी पर झूलते हैं। जब कुछ नहीं मिलता तो यही करते हैं। दुनिया के पास कारण हो ना हो, हम लोगों के पास कारण होते हैं। इसीलिए आवाज़ उठाइए, हाथ जोड़ता हूँ आपसे। दुनिया भर के फिजूल मुद्दे ये टीवी चैनलों पर चलते रहते हैं। एक पत्रकार है रवीश कुमार, जो हमारी और आपकी आवाज़ उठाता है। 99% मेन स्ट्रीम मीडिया में कोई भी ऐसा चैनल नहीं है जो हम नौजवानों के हित की बात करता हो। एकमात्र पत्रकार रवीश कुमार है जिन्होंने 29 दिनों तक, साथियों 29 दिनों तक नौकरी सीरीज चलाई थी, सिर्फ 29 दिनों तक लगातार। और हर एक प्राइम टाइम में कभी ना कभी क्योंकि नौजवान उनके पास मैसेज करते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, सर इस पर बोलिए, तो वो कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं अपने प्राइम टाइम में। 10 करोड़ की नौकरी आपको किसी न्यूज़ चैनल ने बताई? यही हाल है, क्योंकि जो दिखता है वही बिकता है। राफेल तो आ ही गया है ना। जब राफेल आ गया है भाई, हमारे देश में आया है, नौकरी तो चली गई हैं, उस पर आप कुछ दिखाएंगे नहीं तो ये सरकार कुछ भी करेगी। आज 10 करोड़ नौकरी चले जाने के बाद हम और आप चुप बैठे हैं और दुनिया भर के फिजूल मुद्दों पर सोशल मीडिया पर नफरतें बांट रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं। मैं हाथ जोड़कर आपसे निवेदन करता हूँ, उठिए, जागिए और आवाज़ बनिए। 65% हो जो चाह लोगे वो कर लोगे। अरे हम तो क्या नहीं कर सकते। लहरों से टकराए उसे तूफ़ान कहते हैं, और जो तूफ़ानों से टक्कर ले उसे भारत देश का नौजवान कहते हैं। उठो और अपने मुद्दे के लिए लड़ो। हम तो किसानों की भी बात करते हैं, मज़दूरों की भी बात करते हैं, व्यापारियों की भी बात करते हैं। संकट हम पर है। भारत देश में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है, कोई वर्ग परेशान है तो वह है नौजवान। सारे बेरोजगारी बुरी तरीके से फैली हुई है पूरे हिंदुस्तान में। 45 साल की सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और हम चुप बैठे हैं। हमने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली है और हिंदू मुसलमान पाकिस्तान यही कर कर के हमने अपने देश को भी कमज़ोर कर रहे हैं और ख़ुद तो कमज़ोर हो ही रहे हैं। इसलिए उठिए, और मुझे उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद आप उठेंगे, जागेंगे और अपने मूल प्रश्नों को उठाकर इस सरकार से अपना हक मांगेंगे। जय हिंद, जय भारत, युवा एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय।